एक ऐसे राजनीतिक शख्स से करवा रहे हैं जो लंबे समय से राजनीति में हैं, लेकिन आज भी उनके ऊपर राजनीति की छाया नहीं दिखाई पड़ती। आपके सामने आज हमारे साथ बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा, जनसंपर्क एवं खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत बड़े विभाग आपके पास हैं, बहुत ज़्यादा उसमें तवज्जो देनी पड़ती है, जो सरकार की नीतियों से, सरकार की हर चीज़ से लगातार जुड़े हुए हैं। ऐसे में कैसे पूरा हो पाता है कि आप अपने बिंद क्षेत्र की सियासत, जो टोटल राजनीति अलग ढंग की है, और आपके बड़े विभाग, दोनों में सामंजस्य बैठा पाना कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए ज़्यादा समय निकालना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और पिछले वर्षों में ऊर्जा विभाग का जो दायित्व जब मुझे मुख्यमंत्री जी ने सौंपा, और एक ऐसी चुनौती जी, जो प्रदेश के अंधेरे को दूर करने की और 24 घंटे बिजली देने की मंशा उन्होंने बताई, तो मुझे वो चुनौती भी लगी और एक अवसर भी लगा। और मुझे लगा कि वास्तव में ये काम इस मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। चुनौतियों को आपने ठीक से जूझा, लेकिन कई बार लगता है कि चुनौतियों का जो रिजल्ट सामने आया है बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। आप चुनाव जीत गए उस दम पर, लेकिन संतोषजनक परिस्थितियां नहीं दिख पा रही। बिजली अभी भी बहुत बड़ा संकट बना हुआ है मध्य प्रदेश में। देखिए, आपने खुद ही अभी कहा कि बिजली के दम पर आप चुनाव जीत गए। इसका मतलब ये है कि लोगों ने इस बात को एहसास किया कि बिजली का संकट समाप्त हुआ है। और कई विधायक जो जीत के आए हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि बिजली इस चुनाव में जीतने के लिए बहुत ही सहायक साबित हुई है। और आज यदि सरकार इस बात का दावा कर रही है कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, तो ये दावा बिना सच्चाई के कम से कम सरकार में बैठे हुए लोग नहीं कर सकते। भरी सभाओं में ये बातें होती हैं। अब ये बात सही है कि अभी भी अधोसंरचना के विकास के वितरण के क्षेत्र में खास तौर से काफ़ी काम चल रहे हैं। वही राजेंद्र जी, वही बात हो रही है कि आपने, चूंकि आपको चुनाव जीतना था, आपने आनंद फानंद में अटल ज्योति अभियान चालू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उस तरह से तैयार नहीं था, उसके चलते कि सिर्फ अब हालत ये चुनाव के बाद कि अटल जी रह गए, अभियान खत्म हो गया, ज्योति चली गई। ये बिल्कुल, मैं इस बात से आपके सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 24 घंटे बिजली देने के लिए 3 स्तरों पे काम करने की आवश्यकता थी। एक और बिजली की उपलब्धता बढ़ाना, हमारी मांग कितनी है उसका आकलन करके, और हमारे पास बिजली उपलब्ध कितनी है और कितनी अतिरिक्त बिजली की हमको आवश्यकता होगी। बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ। वितरण के क्षेत्र में 11 kV और LT लाइन के बीच में रेशियो जो बिगड़ गया था लंबे समय से, बिजली के वितरण की उपेक्षा जो सरकारों ने की, उस पर पूंजी निवेश करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करके और उस पर काम शुरू कराए गए। और इन कामों के दम पर AT&C लॉस को, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो 50% से ज़्यादा था, उसको 15% के आदर्श स्थिति में पहुंचाकर ही बिजली के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था। आज हम यदि ये कह रहे हैं कि बिजली की उपलब्धता की हमारी स्थिति ये है कि जितनी बिजली की हमारी मांग होनी चाहिए 24 घंटे सप्लाई करने पर, उससे ज़्यादा हमारे पास बिजली है। आज हम बिजली दूसरे राज्यों को बेचने की स्थिति में हैं। नहीं, ये तो भ्रम वाली स्थिति है। बिजली तो आपको बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बैंकिंग की है। बिजली का जो सिस्टम होता है उसमें साफ है कि आपने बिजली अगर कहीं खरीदी है तो उसको बैंकिंग करनी पड़ेगी, बैंकिंग के बाद उसको देंगे। तो ये तो कई बार नहीं लगता कि आप भ्रम पैदा कर रही पूरी सरकार। जिन गाँव में बिजली बेचना, ये आप ये पॉजिटिव प्लस में है या प्लस में है, ये उसका तर्क नहीं लगता। देखिए, पहले तो बैंकिंग क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। बैंकिंग दी जाती है ऐसे समय में जब बिजली की डिमांड कम होती है, और जो हमारे पास बिजली रहती है उसको हम ऐसे राज्यों को देते हैं जिससे हमको उसके बदले में पैसा नहीं चाहिए। जब हमको बिजली की आवश्यकता पड़ेगी रबी के सीज़न में, तो बिजली जितनी हमने दी है उतनी बिजली हम वापस लेंगे। तो बिजली हम वापस ले रहे हैं, उसमें कोई बेचने का सवाल नहीं। जो हमने लॉन्ग टर्म PPA, वही बात तो हम लोग भी कह रहे हैं कि आप जो बार बार आपकी सरकार ये कहती है कि हमारे पास इतनी बिजली कि हम बेच रहे हैं, पर हकीकत ये है कि आप बेच नहीं रहे हैं। आपने जो बैंकिंग की थी, आपने जो उधार लिया था, उसको चुका रहे हो। चुका नहीं रहे हैं या ले रहे हो वापस? तो जब ले रहे हैं तो बेचना कैसे होगा? जिसको हमने दिया, तो वही तो हम कह रहे हैं, बेचना कहाँ हुआ? आपकी सरकार कह रही है कि हम बिजली बेच रहे हैं, हमारे पास इतनी बिजली। हम कह रहे हैं बेचना नहीं है। आपका जो क्रेडिट और डेबिट हुआ था उसका बैलेंस हो रहा है। ये तो वो क्वांटम है जो बैंकिंग के लिए दिया गया। यदि उस क्वांटम को जोड़ के, और आपने जो बिजली के स्थापित क्षमता को बढ़ाने का काम किया, एक तो हम अपने पावर प्लांट लगाते हैं जिससे हमारी क्षमता बढ़ती है, दूसरा हम लॉन्ग टर्म PPA हमने किया है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि आप जो लॉन्ग टर्म PPA कर रहे हो, उस PPA में आप जो उद्योगपति बिजली घर लेके आ रहा है उसकी ज़्यादा ध्यान रखना है कि बिजली के रेट जो हैं, जो कम हो सकते हैं, उसको हाई लेवल पर जा रहा है। आपने अभी बेलसपन को दिया 8 रुपये कुछ पैसे का, 5 रुपये 8 पैसे बिजली ले रहे हो आप। देखिए, सोलर पावर, जी, बिजली जो
नियामक आयोग ने 14 रुपये तय किया जी। उसको हम 8 रुपये में ले रहे हैं। तो ये जो नियामक आयोग के द्वारा तय किया हुआ है उससे कम रेट पे हमको सिर्फ इसलिए मिल पाई कि हमने उसके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग किया था। हमने टेंडर फ्लोट किए थे, टेंडर में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 200 मेगावाट का, और उसमें जब हमको 8 रुपये बिजली आई तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि सोलर पावर इतने सस्ते में इनको कैसे मिल रही है। तो वो तो हमारी सफलता है। नहीं, 8 रुपये 5 पैसे में आपने तब ली जब 7 रुपये 95 पैसे में अवेलेबल थी। 7 रुपये 95 पैसे भी ली, 8 रुपये भी ली, क्योंकि 200 मेगावाट के टेंडर किए थे। कैप्टिव पावर प्लांट का जो सिस्टम शुरू हुआ था बीच में 10 मेगावाट 20 मेगावाट सारी सब्सिडी खत्म कर दी आप लोगों ने। कैप्टिव पावर प्लांट को बढ़ावा देने में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, आज हमारे पास मध्य प्रदेश, जो एक ज़माने में ये माना जाता था कि इनके पास बिजली नहीं है, लेकिन हमारे पास न सिर्फ ज़मीन है, न सिर्फ पानी है, बल्कि लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद आश्चर्य है कि हमारे पास बिजली भी है सरप्लस में। आज जो लोग उद्योग लगाने मध्य प्रदेश में आ रहे हैं उनसे हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ पानी और बिजली के लिए भर नहीं, बिजली की अधिक की भी है, बिजली के लिए भी आप आइए। और हम ये चाहते हैं कि हमारे एसटी कंज्यूमर्स की संख्या बढ़े। आप कह रहे हैं कि बिजली सरप्लस होगी, लेकिन आपके हाइडल की स्थिति क्या है, थर्मल की स्थिति क्या है, उसको साफ पता है, तो उसको भरोसा हो सके कि आप सही कह रहे हैं, उसके लिए क्या प्रयोग करने जा रहे हैं? देखिए, आजकल इंटरनेट का ज़माना है और सबको मालूम है, सारे देश को और सारी दुनिया को, कि मध्य प्रदेश की बिजली की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जी। आज यदि हम बिजली के सरप्लस में हैं तो हम सिर्फ हमारे कहने पर नहीं, हर आदमी ये देख सकता है कि मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन कितना हो रहा है। महाराष्ट्र में कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है, मध्य प्रदेश में बैठ के हम बता सकते हैं आपको। आंध्र में कितना हो रहा है, कितना बिजली वो बेच रहे हैं, कितनी बिजली वो खरीद रहे हैं, वो सारा नेट में अवेलेबल है। तो इसलिए देश के तमाम उद्योगपतियों को ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस हो गया है, और यदि हम वहाँ पर कोई उद्योग लगाने जाएंगे तो न सिर्फ ज़मीन हमको आसानी से मिलेगी, पानी हमको आसानी से मिलेगा, बल्कि बिजली भी आसानी से मिलेगी। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में गुजरात के बाद दूसरा राज्य है जो 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहा है। चलिए, बिल्कुल आपका एसटी कंज्यूमर या उद्योगपति आपसे प्रभावित तो आ रहा है, लेकिन एक सवाल बार बार उठता है कि वो जो अन्नदाता जिसकी बात बार बार आप करते हैं, उसको कितनी बिजली मिल पाएगी, या वो बिजली को लेकर कितना आपसे उम्मीद कर रहा है, और उस पर आप क्या कर रहे हैं, इस पर एक मेरा सवाल। लेकिन समय हो गया, ब्रेक का लौटूंगा तो इस मुद्दे पर आपके सवाल का जवाब जरूर चाहिए। परमानेंट कनेक्शंस के यदि हम हार्स पावर प्रति वर्ष के हिसाब से देखें तो 4,000 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष जो बिजली का दर निर्धारित किया था, मुख्यमंत्री जी ने उस 4,000 को 1,200 रुपये किया, और 2,800 रुपये की सब्सिडी शासन के खजाने से निकालकर वितरण कंपनियों को देने का काम। आपसे सिर्फ ये आश्वासन चाहते हैं कि क्या लग रहा है कि किसान बिजली को लेके कभी परेशान नहीं होगा, जो आज संकट जो है उसके चलते? बिजली को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होगा, बिजली उनको निर्बाध मिलेगी। बिजली के बिलों को जहाँ तक राहत का सवाल है जी, मैं आपको ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सारे मंत्री अपने अपने विभागों की राहत की घोषणा अलग अलग नहीं करेंगे। जो कुछ भी घोषणा होगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगी, वो उस पर बहुत ही संवेदनशील हैं, और वो सारा स्थितियों का आकलन, नुकसान का आकलन करके और स्वयं वो आगे इस चीज़ का नेतृत्व कर रहे हैं कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ओला और अतिवृष्टि के कारण न करना पड़े। एक और विभाग आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण है, माइनिंग। कई बार लगता नहीं कि माइनिंग मतलब काजल की कोठरी, बेदाग निकल पाना मुश्किल है, आप अभी तक बचे हुए हो। ये आप सबकी शुभकामनाएं। माइनिंग को लेकर मस्तिष्क की में सबसे ज़्यादा खराब हुई है। खनिज विभाग का दायित्व हमने संभाला था, उस समय खनिज राजस्व, खनिज संपदा के माध्यम से जो रॉयल्टी के माध्यम से आता है, वो मात्र 500-600 करोड़ के बीच में था, और आज वो 3,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। लेकिन सर, मेरा ये कि एक जो आरोप बीजेपी पे लगता था अक्सर कि बीजेपी जो है बनियों की पार्टी है, वो धीरे धीरे पिछले 5 साल में 10 साल में ये हो गया कि बीजेपी माइनिंग ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। ये बहुत सटीक आरोप, और ये आरोप सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर आप पे लग रहे हैं। ये आरोप सही नहीं है। वास्तव में हमने तो खनिज माफियाओं पर शिकंजा कसा, नकेल कसी, और पहले की सरकारों में जिन लोगों को संरक्षण मिलता रहा है उन पर जब हमने शिकंजा कसा तो लोग छटपटाए, लोगों ने आरोप लगाने शुरू किए, और विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह के आरोपों के दौर चले, लेकिन उसमें सच्चाई न होने के कारण विधानसभा के परिणामों जो बताते हैं कि वो सारे आरोपों को जनता ने खारिज कर दिया, क्योंकि उनको पहली बार लगा कि खनिज के मामले में अवैध उत्खनन हो, अवैध परिवहन हो, पहली बार कोई सरकार आई है जो स्पष्ट रूप से नीचे तक ये कहती है कि अवैध उत्खनन करने वालों को नहीं छोड़ना है। राजेंद्र जी, माइनिंग अवैध उत्खनन अलग मुद्दा हो गया, माइनिंग माफिया पे नकेल कसी अलग मुद्दा। एक जो बार बार पर्टिकुलर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आज
ये हो रहा है कि हर माइनिंग पर बीजेपी के किसी नेता मंत्री, ऐसा कोई नेता नहीं बचा जिसके पास बीजेपी की गाड़ी वहाँ खड़ी हो, माइनिंग हो। बीजेपी के नेताओं पे माइनिंग कैसे चली जा रही है, ये बड़ा मुद्दा हो रहा है। ये मुझे तो ये ऐसा नहीं लगता। आप ही के इलाके में आप ही के इलाके में परसमनिया पठार का पूरा आया था, वो उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ कि जंगल में माइनिंग हो रही है, एनओसी दे दी गई है। नहीं, उसमें तो वन विभाग ने कार्रवाई की और जो कुछ भी कार्रवाई हो सकती थी वो किया, और वास्तव में सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई के कारण ही मीडिया को वो सारी जानकारियाँ मिली, जिसके आधार पर ये लगा कि अवैध हो रहा है। हमने तो अवैध रोकने के लिए हर वो काम किए, और आश्चर्य की बात ये होती थी कि हम कार्रवाई करते थे तो बजाय ये कहने के कि सरकार कार्रवाई कर रही है, अवैध हो रहा है, इस बात को ज़्यादा प्रचारित किया गया। वास्तव में हमारी कार्रवाई के दम पर ही तो ये बात सामने आई कि अवैध करने वालों पर हमने नकेल कसी है। अवैध हो रहा तब तो आप नकेल कस रहे थे ना। तो ये इतनी बिखरी हुई संपदा है, अपराध जो करेगा कानून उस पर कार्रवाई करेगा, ये हमने संदेश दिया है जी। पहले कार्रवाइयाँ नहीं होती थी, सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा संरक्षण होता था, और इसलिए बातें उजागर नहीं होती थी जी। लेकिन जब कार्रवाइयाँ होने लगी तो उजागर होने लगी, और उसका ये परिणाम इससे बड़ा और क्या हो सकता है प्रमाण कि 600 करोड़ का राजस्व बढ़ के 3200 करोड़ हो। इसका मतलब जो हमने कार्रवाई की, अवैध रुका, और लीगल पैसा जो था वो रॉयल्टी के माध्यम से सरकार के खजाने में आने लगा। लेकिन फिर ये आरोप क्यों लग रहा है कि बीजेपी की सरकार ने माइनिंग माफिया को अलग कर दिया, लेकिन वो माइनिंग माफिया की जगह भाजपा के नेता आ गए सब जगह? देखिए, ये आरोप ज़्यादातर विरोधी दल के लोग लगाते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, और आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद ये आरोप लगना बंद हो गए। चुनाव के पहले ज़्यादा लगते थे, क्योंकि उनको लगता था, क्योंकि अभी तो माइनिंग अलॉटमेंट बंद है ना, इसलिए आरोप नहीं लग रहे। नहीं, वो इसलिए लगता था, उनके द्वारा ये किया जाता था कि उनको लगता था कि इस तरह की बातें करके हम सरकार को बदनाम करेंगे और चुनाव में इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आपने देखा कि गलत आरोपों का क्या स्थिति हुई कि जब कहाँ वो 72-74 सीटों पे थे आरोप लगाने वाले लोग, वो खिसक के 58 सीटों पे आ गए। लेकिन ये तो आपको दिल से मानना पड़ेगा कि इस माइनिंग के चलते आपकी बदनामी बहुत हुई। आरोप गलत थे या सही, ये तो जनता ने भले फैसला कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं खामी हुई कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आरोप लगाने के कारण मेरी छवि में कोई असर पड़ रहा है। मैं सरकार की छवि बात कर रहा हूँ, राजेंद्र शुक्ला तो छवि अलग, या सरकार की छवि में असर पड़ रहा है। जिस तरीके से इस सिद्धांत के साथ हम काम कर रहे थे कि माइनिंग में गलत लोगों को संरक्षण नहीं देंगे, गलत लोगों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, उस दिशा पर हम पहले भी चल रहे थे, आगे भी चल रहे थे। बातें आई, लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया, ना कहीं सरकार के छवि में असर आया। यदि सरकार की छवि में असर पड़ता तो जहाँ पे हमारी 143 सीटें थी वो 165 सीटों तक कैसे पहुँच जाती। इसका मतलब कि लोगों ने ये माना कि सरकार ईमानदारी के साथ हर क्षेत्र में सुधार के काम भी कर रही है, विकास के काम भी कर रही है, इस प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटाने का काम किया। चलिए, ये मान ली आपकी बात, लेकिन ये आप तक तो बात पहुंची होगी कि देश में अगर चर्चा होती भाजपा मत सरकार की तो माइनिंग के रूप में ज़्यादा चर्चा होती आज। मैं तो प्रदेश के बाहर भी जाता हूं, और कभी किसी ने मुझसे माइनिंग मिनिस्टर होने के बावजूद ये बात नहीं कही कि माइनिंग के मामले में, बल्कि लोग यही कहते हैं कि आप लोगों ने न सिर्फ कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाया, न सिर्फ बिजली के क्षेत्र में बिजली कटौती का कलंक मिटाया, बल्कि माइनिंग के क्षेत्र में भी आपने एक आदर्श काम किया है। तो जिस तरह बिजली कटौती का कलंक मिट गया, माना जाए कुछ दिनों बाद माइनिंग का जो आरोप प्रत्यारोप, इसका कलंक भी खत्म हो जाएगा। अब क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि यदि माइनिंग के क्षेत्र में सुधार होगा तो खनिज राजस्व की बढ़ोतरी होगी? पैरामीटर तो यही है ना, मापदंड तो यही होगा कि यदि खनिज के क्षेत्र को सुधार दिया जाए तो खनिज राजस्व से मिलने वाला, रॉयल्टी से राजस्व मिलने वाला बढ़ेगा, और वो हमने 5 गुना बढ़ाया। तो यदि हमने बढ़ाया तो इसका मतलब यह है कि हम सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमें और काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए जो आवश्यक नीतिगत निर्णय है वो भी हम लेते जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आप नीतिगत फैसले लेते रहिए, लेकिन एक बड़ा हो गया कि जिस तरह से काम हो रहा है इसमें एक अलग प्रदेश बिंद क्षेत्र जो उसकी जिम्मेदारी आप पर ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ क्या प्लान कर रहे हैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन फिर समय हो गया ब्रेक का, और लौटेंगे तो हम बात करेंगे बिंद पर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे साथ बने हुए मध्य प्रदेश के ऊर्जा, खनिज और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी बहुत जल्द लौटेंगे और बिंद के मुद्दे पर राजेंद्र जी से बात करेंगे। राजेंद्र शुक्ला, बिंद को लेकर के एक बहुत सारे बिंद में नेता हुआ करते थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव ने बीजेपी को जो रिजल्ट दिया उसमें बिंद का सर्वमान्य नेता राजेंद्र शुक्ला। देखिए, ये पार्टी का के दिए गए दायित्वों का परिणाम है, मुख्यमंत्री जी का विश्वास है, और मेरा तो एक ही मिशन है कि बिंद
को यदि हमें आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा। वहाँ का डेवलपमेंट को लेके बहुत लगता है कि पिछड़ा हुआ इलाका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था। अब क्या प्लान है वहाँ पे? नहीं, विंध्य प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं वर्षों से रही हैं, लेकिन ये बात सही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही, जिसके कारण न तो सिंचाई के क्षेत्र में ठीक से काम हो पाया, न सड़कों के सुधार की दिशा में काम हो पाया, न पर्यटन को आगे की दिशा में बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं थी। ये सारी सरकारें रही आई, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ। इसलिए जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार बनी, तो हमने इन क्षेत्रों में बहुत तमाम जितनी संभावनाएं थी उस दिशा में काम करने की कोशिश की। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि बाढ़ सागर का बांध जो वर्षों से नहीं बन पा रहा था, उसको पूरा करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज 2 लाख एकड़ में सोन नदी के पानी से रीवा जिले के किसान और सीधी और यदि सतना हम मिला लें तो लगभग 4 लाख एकड़ में सोन नदी का पानी पहुंच गया और सोन नदी के पानी से सिंचाई हो रही है। एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था बिंदे के लिए सफ़ेद शेर वाला, उसमें क्या परिस्थिति है अभी? उसमें भी हमने सफलता प्राप्त की। हमने राज्य शासन से मंजूर करके प्रस्ताव को केंद्र में भेजा था, केंद्र से मंजूर करा लिया। मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए स्वीकृत कराई की, उसका काम शुरू हो गया है और लोकसभा चुनाव के बाद हम उसका भव्य लोकार्पण करेंगे और सफ़ेद शेर को लगभग 35-40 वर्षों बाद, जहां वास्तव में वो सबसे पहले पाया गया था, आज सारी दुनिया में है, उसको वापस उसकी जन्मभूमि पर लाने का काम करेंगे। एक और बड़ी चुनौती आपके यहाँ, जो आपके यहाँ जातिवादी राजनीति ज़्यादा होती है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये चुनौतियाँ फिर चुनाव नज़दीक है, क्या मानते हैं इनको आप? अब ये चुनौतियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। ये बात सही आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले ये चुनौतियाँ गंभीर थी, क्योंकि लोगों ने कुशासन तो देखा था लेकिन सुशासन नहीं देखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लोगों ने सुशासन नज़दीक से देख लिया है और अब विकास मुद्दा बन गया है। हम लोगों को लगता है, जो देखने में आ रहा है बार बार, कि निश्चित रूप से राजेंद्र शुक्ला ने विकास की चुनौती को स्वीकार किया, काम किया। राजेंद्र शुक्ला जी ने बसपा सपा की तमाम चुनौती उसको ख़त्म किया, कांग्रेस की चुनौती को ख़त्म किया, लेकिन बीजेपी की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई वहाँ पर। आप बीजेपी की चुनौती नहीं, हम सब लोग एकजुट होकर और हमारे सामने एक मिशन है कि हमें अपने विंध्य क्षेत्र को ऊंचाई तक पहुंचाना है। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम विंध्य ने किया, लेकिन अब हमको ये पूरी तरीके से लोगों के दिमाग में ये बात। विधानसभा चुनाव में भी देखिए ना, अगर बीजेपी ही आपके लिए चुनौती ना होती, उनको लगता कई बार ना कि राजेंद्र शुक्ला बिल्कुल सीधे सहज शालीनता से काम करते इतनी तेज़ी से आगे बढ़ गए कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे टॉप उनके जो सितारे हैं उसमें शामिल हो गए। तो ऐसे में अगर बीजेपी चुनौती ना बनती तो मुझे लगता है कि आप नागौद और मैहर भी जीत जाते। देखिए, वो चुनाव जहाँ तक जीतने हारने का अपना एक स्थानीय समीकरण के कई फैक्टर होते हैं, उसको अभी अंतिम रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विंध्य में मजबूत हो रही है। विंध्य में बीजेपी आपके लिए चुनौती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, बल्कि विंध्य में बीजेपी मुझे काम करने में सहायक है। तो ये सहायता जो जिस तरह से अभी हो रही है, इसी गति से चलती रहेगी, कुछ चेंज होगा इसमें? नहीं, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, किसी ज़माने में महाकौशल को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, मालवा को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था। आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ यदि किसी क्षेत्र को सबसे नंबर 1 के स्थान पर माना जाएगा तो विंध्य को माना जाएगा। एक और सवाल बाद में उठता है कि कई बार ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी एकदम आ रही है, एक विकल्प जब बात होती है, शिवराज जी बहुत अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं, शिवराज जी की सहजता और शालीनता उसने उनको आज बहुत ऊंचाई पे पहुंचा दिया। कल जब विकल्प की तलाश होगी तो यंग जनरेशन में से आएगा और सहजता और शालीनता में राजेंद्र शुक्ला एक बड़ा नाम आता है। देखिए, अभी तो बहुत वरिष्ठ लोग मंत्रिमंडल में भी हैं, पार्टी में भी हैं। वरिष्ठता को दरकिनार करके शिवराज जी लाए गए थे? नहीं, ऐसा नहीं था। शिवराज जी तो कई मर्तबा सांसद बने, विधायक रहे, राष्ट्रीय परिषद में रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। राजनीतिक यदि आप उनको देखेंगे, कम उम्र में उन्होंने जो राजनीति की ऊंचाइयां हासिल की थी, वो आमतौर पे इस उम्र पे बहुत कम लोगों को मिलती है। वही तो राजेंद्र शुक्ला में दिखाई पड़ रहा है कि राजेंद्र शुक्ला, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, चलिए मैं 3-4 नाम ले देता हूँ। तो विकल्प जब तलाश होगी तो इन 3-4 नामों में नहीं, अभी तो विकल्प तलाशने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो मुख्यमंत्री जी को इस मध्य प्रदेश के लिए बहुत काम करना है और उन्होंने अपनी उस दिशा में वो पूरे तेज़ी से जुटे भी हुए हैं। कई बार मन में लगता नहीं कि कहाँ फंस गए,
नहीं, अभी अच्छा भला आपका अंदाज रहने का हमने खुद देखा, आपका अंदाज, आपका काम करने का तरीका, तो लगता है नहीं कहाँ ना परिवार को समय दे पाते, ना कहाँ कौन कौन से विभाग पकड़ा दिए। नहीं, लेकिन जब राजनीति में जब हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया, संकल्प लिया, तो फिर एक ही जुनून और एक ही जज्बा मन में है कि सत्ता का सदुपयोग, सत्ता के माध्यम से लोगों की समस्याओं को किस तरह से निराकरण करें, किस तरीके से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, किस तरह से खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए। ये मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही है और इसीलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आज जनता के आशीर्वाद से सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है। तो उन सारी जो हमारे मिशन थे उसको पूरा करने का काम हम कर रहे हैं, तो इससे आत्मसंतुष्टि भी मिल रही है, प्रसन्नता भी होती है और ऐसा लगता है कि और तेज़ी से काम करें जिससे कि पूर्ण विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चलिए, आपका ये जज्बा बना रहे, आपको चुनौतियों कैसे जूझते आप बेहतर रिजल्ट देते रहें और आपके चेहरे पर यही मुस्कान हमको दिखती रहे और लगता आने वाले बहुत दिनों तक दिखती रहेगी। आपकी ये शालीनता जो धरोहर ये बनी रहे और शायद आप अपने मुकाम में सफल हो। जो विकल्प हमने दिया, कभी विकल्प जरूरत पड़े तो एक नाम सामने हो, राजेंद्र शुक्ला। आज की मुलाकात बस यहीं तक, आपने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज की ये मुलाकात बस यहीं तक, अगली मुलाकात में फिर किसी नए शख्स से आपकी भेंट कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे अजय त्रिपाठी को आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए ETV न्यूज़।